पहली बार बरेली हम लोग उतरे थे, तो चूँकि शिमला और उसके आसपास का एरिया तो बहुत अच्छा है, घूमने लायक सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। लेकिन जब बरेली आए तो यहाँ मैंने एक से पूछा था कि भाई यहाँ घूमने लायक क्या जगह है, तो उनने कहा शमशान घाट। नमस्ते बरेली। आपका स्वागत है एक और एपिसोड में बात बरेली की। और इस बार हमारे साथ हैं रजनीश त्रिवेदी जी। रजनीश जी जो हैं वो पेशे से शिक्षक हैं और रुचि से कवि भी हैं, और जैसा मुझे पता है शायद वो गायक भी हैं। तो आज हम करेंगे बातचीत रजनीश जी के साथ। रजनीश जी, स्वागत है आपका बात बरेली की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो रजनीश जी, हम शुरुआत तो जैसे करते हैं, दर्शकों को आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप बरेली में कब से हैं, कहाँ से हैं, आपका बचपन के बारे में। अ, मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो रायबरेली है, और पैदा लेकिन मैं करेरा एमपी में हुआ हूँ। असल में मेरे पिताजी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में पोस्टेड रहे हैं वहाँ, तो जन्म मेरा वहाँ हुआ। होम डिस्ट्रिक्ट से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हम लोग बस गर्मियों की छुट्टियों में दादा दादी के पास जाया करते थे, नाना नानी के पास जाया करते थे। यहाँ बरेली में 1989 में मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र शिमला डिस्ट्रिक्ट से यहाँ हुआ। मैंने अपना 10th पास किया था उसी साल, यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, और बस 89 में जो यहाँ एक बार आना हुआ। हालांकि इसके बाद मेरे पिताजी बहुत अलग अलग जगहों पर ट्रांसफ़र में चले गए, कश्मीर भी गए इस बीच में कई बार, और देहरादून भी रहे हैं, कई जगहों पर रहे। लेकिन मैं अब यहीं रहा। हाँ, मम्मी और भाई बहन सब पापा के साथ रहे, लेकिन मैं अकेले रहा यहाँ डटा हुआ। अच्छा, तो आप लगभग 35 सालों से बरेली में हैं, बिल्कुल कहने का मतलब। जी। तो फिलहाल आप जो हैं वो एक शिक्षक हैं, और क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं हिंदी पढ़ाता हिंदी? अरे वाह! तो ये तो हमारे जो मिलेनियल दर्शक हैं, जो जिसको हम जी जनरेशन बोलते हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बड़ा वैसा रहता है कि मतलब कई बार तो मुझे ख़राब भी लगता है कि वो लोग इसमें प्राउड फील करते हैं कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। तो ये एक बड़ा, तो इस चैलेंज को आप कैसे मतलब मीट आउट करते हैं कि जो नए बच्चे हैं वो इंग्लिश बोलने में, इवन उनके पेरेंट्स भी अगर बच्चा इंग्लिश बोल रहा है तो वो ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो ऐसे बच्चों को हिंदी सिखाना कितना मुश्किल काम है? नहीं, असल में क्या है, 2000 में जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो यहाँ टीमीनाथ मंदिर जो है वहाँ सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय है, जी। वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो हिंदी पढ़ाता था। अब वेशभूषा बिल्कुल अलग थी, वो तो बटुक वेशधारी हैं सारे के सारे, जनेऊधारी, और उनको हिंदी पढ़ाना तो स्वयं वैसा भी वेश मुझे भी धारण करना पड़ा। तो वो धोती कुर्ता पहनता था, लंबी सी चोटी थी मेरी, अब तो बाल बहुत कम हो गए हैं सिर पे। तो 2.5 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद फिर 2004 में इंग्लिश मीडियम जीआरएम ज्वाइन किया मैंने। तो मुझे लगा कि बच्चे, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है वो हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर उन्हें कोई पढ़ाने वाला, उन्हें कोई अपना समझने वाला मिल जाए तो हाँ, ये मैंने देखा है। वेरी गुड। हाँ, ये तो खैर है, बच्चा जो है, जैसे हम शायद पिछले एपिसोड में भी ये बात की कि बच्चा जो है वो कोई सब्जेक्ट से हेट नहीं करता है या लव नहीं करता है, वो जनरली टीचर से हेट या लव करता है, और सब्जेक्ट उसके बीच में फिर आ जाता है कि वो टीचर से या सब्जेक्ट से वो लव करने लगता है, प्रेम करने लगता है या हेट करने लगता नहीं, तो सब्जेक्ट से मेरा भी लगाव मेरे अपने टीचर के कारण ही तो हुआ। है। तो कुछ बताएंगे उस शिक्षक के बारे में, आप किस क्लास में थे? शिमला में फादर पोस्टेड थे, तो आईटीवी पब्लिक स्कूल, तो वहाँ हमें पढ़ाते थे 7th 8th में गौतम सर। उनका बोलना मुझे इतना अच्छा लगता था कि मुझे लगा कि अगर मैं कभी टीचर बना तो मैं इनके जैसा ही बनूंगा। मतलब वो बच्चे की आंखों में देख के समझ जाते थे कि ये क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये हमसे। अच्छा, तो वो हिंदी के शिक्षक थे? हाँ जी, हिंदी पढ़ा। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि शिक्षक का प्रभाव जो है वो तो खैर जीवन भर रहता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक शिक्षक आपको कुछ ऐसा सब्जेक्ट अच्छा दे जाता है कि आप आगे हो सकता है हाँ उसी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मुझे याद है, मुझे भी बीएससी में जब मैं पढ़ता था यहाँ पर बरेली कॉलेज में, तो फिज़िक्स में एक टीचर थे, प्रोफेसर एस एल पांडे जी। तो एक तो प्रेम करते थे वो बहुत ज़्यादा मुझसे, और फिर फिज़िक्स उनका काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए मैं भी आगे जाके फिज़िक्स का शिक्षक बन गया। हाँ, तो वो तो बरेली कॉलेज का आपने जिक्र हाँ। किया, तो बरेली कॉलेज में वहीं से मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो डॉक्टर भगवान शरण भारद्वाज जी जो हैं,
वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हिंदी डिपार्टमेंट के, तो उनका बड़ा स्नेह मिला है मुझे। अच्छा अच्छा। जैसे शिक्षा के अलावा भी आपका कुछ और रुचि है, अभिरुचि है, मैंने सुना है। कभी कभार लिखता हूँ, एक आध पत्रिकाओं में कभी कभार कविताएं भेज दी तो छप गई। अच्छा बरेली से भी एक आध पत्रिका पहले निकलती थी, तो उसमें भी कभी कभार रचनाएं छप जाती थी। अच्छा। ऐसा कोई मतलब कभी बहुत बड़ा नहीं हूँ मैं। हाँ कभी 6 महीने 10 महीने में एक आध कोई, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। जो रचना कर्म है वो इंस्टेंट होता है, उसको आप प्रयास करके नहीं प्राप्त कर सकते हो। या फिर हम पुराने कवियों की बात करें, वो तो प्रयास करके ही पा लेते थे। अब हम लोग उस शैली के नहीं है ना, सीधी सी बात तो यही है। हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी जो है वो हिंदी संस्कृत के ही अध्यापक रहे हैं। तो वो हमें एक दोहा कहे क्या कहें उसको, वो सुनाते थे कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन के सवदास, और अब के कवि खद्योत्सम जह तह करें प्रकाश। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा ही कुछ है। पहले के कवि की तो खैर बात अलग थी। तो कोई रचना आपका जो, किस तरीके की रचना मतलब आप वैसे लिखते हैं जनरली, या कुछ भी लिखते हैं? नहीं, जैसे अब कभी बच्चों को समझाने के लिए हुआ, तो नई कविता में तो कोई शैली होती नहीं है, तो उनको समझाने के लिए कोई ना कोई वैसी लिख दी। और वैसे मुझे जो है मूल रूप से गीत पसंद है वैसे तो, अच्छा। है ना। तो गीत, क्योंकि मैं स्वयं, मुझे संगीत से थोड़ा सा लगाव है। मैंने अपने पिताजी को ही गाते सुना हमेशा। जब से आईटीबीपी में आए तब से तो गाना वाना सब छूट गया था उनका, लेकिन जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ उनके साथ के जो दोस्त हैं वो लोग बताते हैं कि रफ़ी साहब जैसा गाते थे, समझ लीजिए डिट्टो वैसी आवाज़ उनकी लगभग रही है। तो उन्हें मैंने गाते सुना, तो इसीलिए शायद हो सकता है कि इस वजह से रफ़ी साहब से ज़्यादा लगाव मेरा रहा। अच्छा, अरे तो वाह। इसीलिए गीत की तरफ भी मेरा झुकाव ज़्यादा है, संगीत की तरफ ज़्यादा झुकाव तो रहा है। आप लिखते भी हैं और कहा जाए तो गाते भी हैं, ऐसे कह हाँ सकते हैं। सर, बच्चों को समझाने के लिए हाँ हाँ ये ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि एक तो आप इंग्लिश मीडियम में हिंदी पढ़ा रहे हो, और ऊपर से वो हिंदी उनको, जैसे आपने पहले कहा था कि वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो उनको बांधे रखने के लिए कुछ ना कुछ तो आपके अंदर होना चाहिए, ऐसा हुनर। सही बात है। तो ये ऊपर वाले की कृपा है कि जो थोड़ा सा गीत गा लेता हूँ, तो कभी कभार जैसे उनका पढ़ने का मन नहीं होता तो ठीक है चलो अच्छा एक गाना सुनो, फिर पढ़ेंगे 5 मिनट बाद, अरे तो वो वाह। खुश हो जाते हैं फिर वो। हाँ, वैसे भी मतलब ऐसे कहा भी जाता है कि अच्छा शिक्षक एक अच्छा कलाकार भी होता है, क्योंकि पढ़ाना भी एक वो भी एक स्टेज की तरह है जब आप बच्चों के सामने होते हैं। नहीं, जब कविताएं पढ़ा रहे हैं तो कविता भी तो गा के ही पढ़ा, कविता तो गा के ही पढ़ा। उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। हाँ। कविता अगर गा के पढ़ाई जाए तो वो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो कोई कविता आपकी पसंदीदा कविता, या कोई कवि आपके पसंदीदा हैं, या ऐसे? कवि तो बहुत सारे, जितने भी हिंदी साहित्य के अभी तक के संरचनाकार हुए हैं वो सारे पसंदीदा हैं। मैं किसी को, भाई मैं कौन होता हूँ किसी को बड़ा कहने वाला या किसी को कम कहने वाला, सारे पसंद है मुझे, जैसे सारे जिन के सारे। कवियों को आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनकी कविताएं आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें से आपको कौन सा, मतलब हम क्रिटिकल तरीके से नहीं कह रहे हैं, हम पसंद के बारे में कह रहे हैं कि ये रचना मुझे पसंद आती है बहुत? रसखान अच्छे हैं, ओ very good। और तुलसी अच्छे हैं, सूरदास अच्छे हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित नंदन पंत हैं, ये तो सब बड़े बड़े नाम हैं। इनका तो नाम लेने से पहले भी कानों को हाथ ज़रूर लगा लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में धरोहर हैं हमारी हिंदी साहित्य के। हाँ, ये तो हम लोग भी जब पढ़ते तो सब कवि पढ़े थे। तो कोई रचना आप अपनी हमें सुनाना चाहें, कुछ आपने लिखा हो कभी हो? जैसा मैंने कहा कि मुझे गीत जो है वो ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं, ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। जब से तुमने दिल तोड़ा है, चैन नहीं ना करार कहीं है। जब से तुमने दिल तोड़ा है, चैन नहीं ना करार कहीं है। सांझ सवेरे तेरी यादें दिल को मेरे तड़पाती है। रात और दिन अब तेरी ही बातें
दिल को मेरे तरसाती है, जब से हम तुम बिछड़ गए हैं, लगता है संसार नहीं है, जब से तुमने दिल तोड़ा है, चैन नहीं ना करार कहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो मतलब माहौल ही चेंज कर दिया आपने। तो ये दिल टूटने वाली घटना क्या वास्तव में भी हुई है या अब मतलब ये क्या तो जवानी में कहें, सभी के साथ होता ही है। तो खैर अच्छी बात है, तो क्योंकि कवि जो है वो कहते भी दिल तो है टूट, ना, हाँ वियोगी होगा पहला कवि, आह हाँ से उपजा होगा गान। हाँ और ऐसे। ये सुमितानंद पंत जी ने लिखा था, ये लिखा था ऋषि वाल्मीकि के लिए। अच्छा। हाँ, ऋषि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे से जब आ रहे थे स्नान करके, तो जो सारस पक्षी होता है ना, क्रॉंच पक्षी जिसे कहा जाता है, तो वो हमेशा जोड़े में ही दिखाई देते हैं। तो उनमें से एक को जो है वो किसी शिकारी का तीर लगा, और वो मेल पक्षी जो है वो वहीं ढेर हो गया। और उस समय वो जो मादा पक्षी था उसकी जो आवाज़ थी दुख भरी, उसको जब ऋषि वाल्मीकि ने सुना, तो ऋषि वाल्मीकि जैसा सीधा साधा और सरल हृदय वाला ऋषि, उसने जो है वो शाप दिया। और वो शाप में जो संस्कृत के श्लोक कहे थे, उस श्लोक को आधार बना करके पंत जी ने ये कविता लिखी थी कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कि पहला वाला कवि जो है वो वियोगी होगा, और उसकी आह से, उसके दुख से जो है वो गीत निकले होंगे। अरे वाह। तो ये थी। वैसे भी मैं किसी अभी एक शायर का सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि कवि को जो है या शायर को शादी ज़रूर, मतलब प्रेम ज़रूर करना चाहिए। अगर प्रेम सक्सेसफुल हो गया तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, वरना कवि और अच्छा बन अक्सर और अक्सर जाएगा। अनसक्सेसफुल हो गया तो कवि अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, शायर बन जाएगा फिर शायर तो। बन जाएगा, सही शायर बात। अच्छा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। जी। तो अच्छा, बरेली में आप कोई अच्छी जगह जहां आप जाना बार बार पसंद करते हैं, कोई पसंदीदा जगह बरेली में आपकी? वो जितने सातों नाथ हैं हमारे, सातों नाथ। हाँ, सातों नाथ में असल एक एक चीज़ और बताऊं, मैं जब पहली बार बरेली हम लोग उतरे थे, तो चूंकि शिमला और उसके आसपास का एरिया तो बहुत अच्छा है, घूमने लायक सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन जब बरेली आए तो यहाँ मैंने एक से पूछा था कि भाई यहाँ घूमने लायक क्या जगह है, तो उनने कहा शमशान घाट, हाँ। शमशान भूमि। तो मैंने कहा शमशान भूमि, पागल हो गए हो क्या शमशान भूमि? तो उन्होंने कहा नहीं, शमशान भूमि घूमने लायक है। बहुत सालों के बाद, करीबन 10 सालों के बाद, वो जो सिटी शमशान भूमि है वहाँ एक बार जाने का मौका मिला, तो मुझे लगा, तब मुझे वो बात ध्यान आई कि उसने सही कहा था कि ये वाकई घूमने लायक जगह है। बिल्कुल। उसमें आप बरेली शमशान सिटी में जाएंगे तो ऐसा लगता नहीं कि वो पीछे शमशान है उसके। हाँ नहीं, बिल्कुल, वो इतनी वहाँ खूबसूरत जगह है वो। बहुत ही बढ़िया। ये तो खैर आपने अच्छा कहा। बरेली में बहुत अच्छी जगह हैं घूमने लायक सारी की सारी। बस ये है कि लोग थोड़ा उन्हें, सही से रखें, जितना उसके साथ अत्याचार ना करें घूमने की बहुत हो जगह। गया सर। अच्छा, मैं आप जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपके फेसबुक वॉल में थोड़ा चेक कर रहा था, तो उस पे कुछ खाने पीने के बारे में भी आपने कहीं कुछ डाला हुआ था। तो कुछ खाने पीने की भी पसंदीदा चीज़ें हैं बरेली की आपकी? हाँ, अभी पिछले दिनों में ही मेरे एक स्टूडेंट था, वो बिहारीपुर में ही रहता है। मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा बेटा ये बताओ कि स्वाल आलू कहाँ मिलता है? तो बोला सर वो तो मेरे घर के पास ही मिलता है। फिर संडे को बाकायदा सुबह सुबह 7:30 बजे एक और विद्यार्थी को लेकर के अपने पीछे मोटरसाइकिल में बिठा करके मैं वहाँ तक गया, और वहाँ से वो लेकर के आया, घर वालों को भी खिलाया, तो उन लोगों को भी बहुत पसंद आया। इतने साल हो गए रहते हुए, मैंने आज तक कभी नहीं खाया था अच्छा। स्वाल आलू। ओके। और भी सर, लेकिन एक बात और भी है, अब वो सीमित जगहों पे मिलती है अभी चीज़ें। अब लोगों का पसंद का क्राइटेरिया बदल गया है। अब लोग जो है वो मोमोज़ और चाउमीन ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं वो सब खत्म हो गई हैं। मैं पहले सुनता हूँ कि शायद कभी बिहारीपुर में वो तराजू जैसी चीज़ पर कोई मलाई बर्फ़ और दूसरी चीज़ें भी बेचा करते थे लोग, वो भी सब खत्म हो गया, वो तो कहीं मिलता ही नहीं है अब तो। हाँ और कोई उनका नाम भी नहीं जानता होगा अब, शायद, मुझे लग रहा है। हाँ। अयूब खां पर एक दुकान है मिठाई की, उसके बाहर अभी भी जाड़ों में मिलता है मलइयो करके, जो
हाँ बनारस में फेमस है, वैसा ही कुछ कुछ मिलता जुलता मलाइयो मिलता है अच्छा। अभी। हाँ, तो आप ज़रूर टेस्ट करिएगा उसको। और स्वाल आलू तो ये जो है सिर्फ बरेली में ही मिलता है, मतलब इतना खासियत है इसका। और वो भी शायद और केवल सिर्फ बिहारीपुर में, बिहारीपुर में ही मिलता है। और वो भी एक ही दो दुकानें हैं एक बस दो ऐसा। दुकानें जो ओरिजिनल हैं, वो मतलब ओरिजिनल वही हैं, बनाते तो और बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हीं पे तो मिलता है। इसका मतलब मैं सही जगह पहुंच सही गया आपकी सही बात। जगह आप पहुँचे, ये क्योंकि बहुत मुझे भी बढ़िया। खाने पीने का शौक़ है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो रजनीश जी, हम लगभग अंत की ओर हैं। कोई बरेली के लोगों के लिए स्पेशली, आप बच्चों से चूँकि जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कोई संदेश आपका हो जो। सर एक चीज़ ना मुझे बहुत बुरी लगती है, विकास तो बहुत हुआ, सड़कें भी लगभग लगभग अच्छी हो गई हैं यहाँ की बरेली की, लेकिन नाले और नालियाँ अभी भी पटे पड़े हैं। और बारिश के दिनों में तो बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। और ये डालता कौन है इनमें कूड़ा कचरा? हम ही आप जैसे लोग डालते हैं। तो मेरी गुजारिश बरेली के हमारे सम्मानित नागरिकों से और हमारे अपने पढ़ाए हुए बच्चों से है कि आप न केवल अपने घर के आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखें, बल्कि ये शहर आपका है, ये शहर हमारा अपना है, और इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, तभी हम ये यकीन कर पाएंगे कि साहब हमारा शहर। भाई सर आप एक बार बताइए कि दिल्ली और लखनऊ के मध्य में स्थित है, समान दूरी है इस शहर की, और उसके बावजूद शहर में हम इसको बड़े भारी गर्व कर लें कि साहब ये सुरमा नगरी है, और ये महाकाल की नगरी है, और ये नाथों की नगरी है। लेकिन अगर हम इसे साफ़ नहीं रख पाएंगे तो क्या वो नाथ जो हैं वो हम पर कृपा बरसाएंगे? किसी हालत में नहीं बरसाएंगे। तो मेरी तो गुजारिश बरेली के लोगों से केवल यही है कि भैया साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखो। आपके अपने आसपास अगर कोई इस तरीके का कोई व्यक्ति मिलता है तो हम उसे कहें, लड़ाई झगड़े से नहीं, प्यार से कहें कि इस तरीके का कूड़ा जो है वो जहाँ फेंकना चाहिए वहाँ फेंको। नालियों में फेंक दिया कूड़ा तो नालियाँ तो बंद हो जाएंगी अपने आप। बिल्कुल। हाँ, तो ये गुजारिश मेरी भी है आप सभी लोगों से जो भी ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा नगर निगम आप देखते हैं कुछ चुनिंदा सबसे बेस्ट जो नगर निगम हो सकते हैं सुविधा की दृष्टि से, उनमें से एक है। तो घर घर कलेक्शन भी होता है, सूखा कूड़ा या गीला कूड़ा जो है वो भी अलग अलग कलेक्ट हो रहा है। तो आप घर से इसी तरीके से उसको सेपरेट करके ही जब नगर निगम वाले जो कूड़ा लेने के लिए आते हैं उनको ऐसे दें, तो हमारा शहर और भी स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ, मैं इस बात में एक और जोड़ूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा कि नगम निगम का जो कार्यकाल है पिछले 5 साल का भी और ये जो 5 साल हैं, इन 10 सालों में बरेली का जितना विकास हुआ है उतना पिछले 25 सालों में नहीं हुआ था। ये मतलब जो भौगोलिक परिदृश्य बदला है वो वास्तव में ही सर काफ़ी। सड़कें चलने लायक हो गई हैं। हाँ, हालांकि मैं मानता हूं कि थोड़े दिन की परेशानी हम सबको झेलनी पड़ी कि साहब ये सड़क भी खुदी हुई है, वो सड़क भी खुदी हुई है, ये सड़क बन रही है, वो किनारे बन रहे हैं, वो चौराहे टूट रहे हैं। लेकिन सर आप ये देखो कि बरेली खूबसूरत कितना हो गया है। हाँ, ईंट पजाए चौराहे की तरफ, कहाँ जहाँ कहीं एक मोटरसाइकिल निकलनी मुश्किल थी वहाँ 2-2 ट्रक एक साथ निकल जाते हैं, इतना चौड़ा वो चौराहा हो गया है। तो ये किसकी बदौलत है? ये सब नगर निगम की बदौलत है, और हम आप उसके हाथ हैं। हम ही आप आगे बढ़ करके सहयोग नहीं करेंगे तो बेकार है फिर तो सारी चीज़ें। और हम बदायूं रोड वाले तो वैसे भी बहुत समय से परेशान थे। एक अजीबो गरीब पुल बन गया था, और अब जाके वो 2 बाई बनने हाँ, से अब अभी मैं उसी से आया। हाँ इतना अभी मैं आसान उसी हो से आया, गया वो है कि बहुत हम लोग आसान तो हो गया वास्तव सर, में जो है उसका बड़ा लाभ उठा रहे हैं। बहुत आसान हो गया सर। तो रजनीश जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सर मुझे भी। क्या आप हमारे अगले एपिसोड्स के लिए किसी को चाहेंगे कि वो हमारे साथ आए, बात करे बात बरेली की? हाँ, हमारे एक मित्र हैं जो मेरे साथ ही पढ़ाते हैं, अनुराग चित्रा जी, और सीबीएसई की ओर से उन्हें शायद विज्ञान मंथन का या विज्ञान का जो है एक बड़ा अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उन्हें अपने इस कार्यक्रम में अवश्य बुलाएं। तो ज़रूर अनुराग जी भी इस कार्यक्रम को देखेंगे ही, देख रहे होंगे। तो अनुराग जी, आप आमंत्रित हैं, आपसे हम मिलेंगे, आपका समय लेंगे। और जो दर्शक आप लोग भी देख रहे हैं, आप भी यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, या अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने सवाल लिखें, आपको ये एपिसोड कैसा लगा उसके बारे में बताएं,
आप भी किसी को देखना चाहते हो यहाँ पर जो बरेली के बारे में बात करे, बरेली के विकास के बारे में बात करे, तो ज़रूर हमें अपनी राय दें और हम प्रयास करेंगे कि उसको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करें। नमस्ते बरेली। नमस्कार।